हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे तटस्थता मानचित्र या इंडिफरेंस मैप। तटस्थता मानचित्र जो है वो उदासीनता वक्रों का एक समूह होता है। इस मानचित्र में बहुत सारे उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र होते हैं। इंडिफरेंस मैप में बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं। प्रत्येक उदासीनता वक्र जो होता है वह स्वयं एक अलग संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करता है। जितने तटस्थता वक्र होंगे वह उतने अलग अलग संतुष्टि के स्तर को बताएगा। तटस्थता वक्र अगर ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब वह ओरिजिन से नज़दीक जा रहा है तो संतुष्टि कम होगी, और ओरिजिन से दूर जा रहा है तो संतुष्टि अधिक होगी। ओरिजिन का मतलब होता है वह जीरो वाला जो पोर्शन होता है। इसी डायग्राम में जो एक्स और वाई वस्तु है, यहाँ बीच में जो शून्य होती है वो उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, जहाँ से शुरू होते हैं एक्स और वाई दोनों जहाँ से शुरू होता है। तटस्थ मानचित्र इस मान्यता पर आधारित होता है कि उपभोक्ता कम वस्तुओं की तुलना में हमेशा अधिक वस्तुओं वाले संयोग को प्राथमिकता देता है। Indifference map is based upon this assumption that consumer always prefers combination of more goods to less goods. अब अंत में हम ये समझ सकते हैं कि जो तटस्थता मानचित्र होता है इसमें तटस्थता वक्रों का एक समूह होता है। तटस्थता मानचित्र में तटस्थता वक्रों को हम लोग रैंक करते हैं या उसे कोटि प्रदान करते हैं। तटस्थता मानचित्र जैसे ही ओरिजिन से दूर जाता है उसकी कोटि बढ़ती जाती है। जैसे हमारे इस डायग्राम में IC1 है, IC2 है, IC3 है, तो IC1 जो होता है वो पहली कोटि का है, IC2 दूसरी, IC3 तीसरी, और इससे हमको ये भी समझ में आ रहा है कि IC3 में अधिक संतुष्टि मिलने वाले संयोग है बनिस्पत IC2 और IC1। उसी प्रकार IC2 में अधिक संतुष्टि मिलने वाले संयोग है बनिस्बत IC1, और IC3 में अधिक संतुष्टि मिलने वाले संयोग है बनिस्बत IC2 और IC1। तो IC1 जो है वह संयोगों से बना हुआ है जिसमें कि कम संतुष्टि प्राप्त होती है। उसके बाद IC2 है वो ऐसे संयोगों से बना हुआ है जिसमें कि उससे अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है, और IC3 है वह संयोगों से बना हुआ है जिसमें उससे भी अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। इन सारे संयोगों को जब हम एक मानचित्र में दिखाते हैं तो हम इसे तटस्थता मानचित्र कहते हैं। तटस्थता मानचित्र IC3 से ऊपर भी जा सकता है, जैसे IC4, IC5 भी जा सकता है, और जो भी IC2 होगा इसमें एक्स और वाई वस्तु की संख्या अधिक होगी, मात्रा अधिक होगी। उसी तरीके से IC3 में एक्स तथा वाई वस्तु की मात्रा IC2 से भी अधिक होगी। उसी प्रकार IC1 में एक्स तथा वाई वस्तु की मात्रा सबसे कम होगी, IC2 से IC3 से कम होगी। अब हम ये देखते हैं कि उपभोक्ता जब संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है और वो संतुलन की तरफ जाता है तो वो हमेशा यह चाहता है कि वह ऊंची से ऊंची तटस्थता वक्र को छुए, काटे नहीं, छुए। वो हमेशा यह चाहता है कि वह ऊंची से ऊंची तटस्थता वक्र को छुए, क्योंकि ऊंची से ऊंची तटस्थता वक्र को जब वो छुएगा तो उसे अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब वह दोनों वस्तु एक्स तथा वाई वस्तु को अधिक मात्रा में खरीदने की क्षमता रखता हो। तो अगर वह एक्स तथा वाई वस्तु के दोनों की अधिक मात्रा को खरीदने की क्षमता रखता हो तभी वह ऊंचे से ऊंची तटस्थता वक्र को छू पाएगा, और तभी वह ऊंची संतुष्टि को वह प्राप्त कर पाएगा। IC2 जो है वह बीच का है, जो बता रहा है कि वो उसमें IC1 से अधिक संतुष्टि मिलती है और IC3 से कम। तो बच्चों, हम इंडिफरेंस मैप का प्रयोग उपभोक्ता संतुलन को तय करने में करते हैं। इसे हम आगे
वाले चैप्टर में आगे वाली जो हमारा पार्ट है, हिस्सा है, जिसमें हम लोग बजट रेखा पढ़ेंगे, उसके बाद इसका फिर से अध्ययन करेंगे। ठीक है। इंडिफरेंस कर्व की या तटस्थता वक्र की कुछ गुण होती है या कुछ विशेषताएं होती हैं। इसके सबसे पहला गुण यह होता है कि तटस्थता वक्र सदैव बाएं से दाएं की ओर निम्नगामी होता है। तटस्थता वक्र सदैव बाएं से दाएं की ओर निम्नगामी होता है। इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे कि हम समझते हैं कि तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से बना हुआ है, तो इसमें हमेशा जितने भी संयोग है सब उपभोक्ता को समान संतुष्टि देती है। अतः उपभोग में जब वृद्धि करता है किसी एक की, तो उसको दूसरे के उपभोग में कमी लाना पड़ता है ताकि वह समान तटस्थता वक्र में रह पाए। इसीलिए वह बाएं से दाएं की ओर निम्नगामी होता है और इसकी ढाल ऋणात्मक होती है। बाद का जो पॉइंट है उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।